नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का द विजन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज टीजीटी पीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत प्लेटो एक महान दार्शनिक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। दोस्तों, हमने जाना था कि प्लेटो का न्याय वास्तव में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, अर्थात अपने कार्यों में विशिष्टता हासिल करना ही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक जिस कार्य में विशिष्ट हो बस वही कार्य करे, दूसरे के कार्य में बाधा न दे, दखलंदाजी न दे। प्लेटो का यह न्याय सिद्धांत कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तु का न्याय सिद्धांत अधिकार मूलक है। प्लेटो ने वैसे ही न्याय सिद्धांत की परिकल्पना की जैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। उसके जो कर्तव्य निर्धारित थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे, वैसे ही प्लेटो ने भी शासक, सैनिक और उत्पादकों का जो कार्य था, जो कर्तव्य था, उसी को अपने कर्तव्य के अनुसार करते रहना ही न्याय बताया। प्लेटो ने बताया कि जो शासक का गुण होता है विवेक होता है, विवेक से शासन करे। सैनिक का गुण है साहस, साहस से देश की सेवा करे, रक्षा करे। उत्पादक का जो गुण होता है वासना या क्षुधा, उत्पादक अपने शिल्पी कार्यों से, व्यापारिक गतिविधियों से राज्य राष्ट्र की सेवा करे। ये तीनों अपने अपने कार्य करते हुए किसी के दूसरे के कार्य में दखल न दें, यही प्लेटो का कार्य न्याय सिद्धांत है। अब दोस्तों, अगर हम प्लेटो के दार्शनिक राजा की बात करें तो जैसा जानते हैं कि प्लेटो के गुरु सुकरात को वहां की एथेंस की लोकतंत्र वाली सरकार ने विधि के शासन, कानून के शासन के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा दिया था। इसीलिए प्लेटो महोदय इतना मर्माहत हुए, इतना ज्यादा परेशान हुए कि इन्होंने एक ऐसे शासक की परिकल्पना की जो दार्शनिक हो, जो दार्शनिक राजा हो, जिसमें न्यायप्रियता उच्चतम अवस्था को स्पर्श कर रही हो, जिसमें शासन के सारे सद्गुण समाहित हो। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में न्याय स्थापना के लिए दार्शनिक राजा से अपेक्षा की। कहा, राजा ऐसा होगा जो पूर्ण न्याय की स्थापना करेगा, राजा ऐसा होगा जो शासन निर्लिप्त बुद्धि से करेगा। कैसे करेगा दोस्तों? निर्लिप्त बुद्धि से शासन करेगा। और वह जो दार्शनिक राजा होगा, शासक होगा, वह कानून के बंधनों से मुक्त होगा। तो दोस्तों, इस तरह से दार्शनिक राजा का जो महिमा मंडन प्लेटो महोदय ने किया, वह एक तरह से निरंकुश या फिर अत्याचारी होने का खतरा था उसके ऊपर। इसलिए प्लेटो का यह दार्शनिक राजा एक तरह से काल्पनिक, कपूर कल्पित राजा की परिकल्पना थी, जिसे बाद में प्लेटो महोदय मानते भी हैं कि दार्शनिक राजा, आदर्श राजा की परिकल्पना इस धरती पे शायद संभव नहीं है। बाद में इन्होंने द स्टेटमेंट और लॉज में इन विचारों को खंडन करने का प्रयास किया, जिसे अन्य विचारक तवज्जो नहीं देते हैं। इनकी पूरी दर्शन, पूरा राजनीतिक दर्शन दोस्तों युवावस्था में लिखी गई किताब रिपब्लिक पर ही मानी जाती है। इसी आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, प्लेटो के इस दार्शनिक राजा की परिकल्पना पर कुछ विचारकों ने कमेंट्स किया। जैसे इनके प्लेटो का ही पहले कमेंट था, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, राजाओं राजकुमारों में सद्गुण की भावना नहीं आ जाती, न्याय की भावना नहीं आ जाती। जैसे राज्य का कोई नागरिक है, अगर बीमार होता है तो वह एक कुशल डॉक्टर को खोजता है, किसी वाकपटु डॉक्टर को नहीं। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेके मोची के पास जाते हैं, किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो वो कमी रह ही जाती है। तो यह कथन प्लेटो महोदय का है, बार बार पूछा गया है। इसके बाद लॉर्ड एक्टन ने स्टेटमेंट दिया इनकी धारणाओं पे कि सत्ता भ्रष्ट होती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट होती है। अर्थात अगर दार्शनिक राजा को इतना ज्यादा कानून से छूट दे दी जाएगी तो सत्ता जिस तरह से भ्रष्ट होती है, वैसे पूर्ण सत्ता, ज्यादा सत्ता पावर वाला जो राजा होगा
वह पूर्ण भ्रष्ट हो जाने का भय उसमें रहेगा। दोस्तों, कार्ल पॉपर ने भी कहा था दार्शनिक शासक स्वयं प्लेटो है और रिपब्लिक उसका शासक बनाए जाने का एक तरह से दावा है। तो इस तरह से दोस्तों प्लेटो के दार्शनिक राजा की परिकल्पना जो प्लेटो ने की थी उस पे विचारकों ने कमेंट दिया। अब प्लेटो का साम्यवाद क्या है इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, साम्यवाद को जानने के लिए जरूरी है पहले साम्यवाद को समझें। साम्यवाद वास्तव में किसी वस्तु पर सार्वजनिक नियंत्रण की जो भावना होती है उसी को साम्यवाद कहते हैं। प्लेटो ने जो साम्यवाद का विचार दिया वह साम्यवाद संपत्ति और परिवार पर आधारित था। उन्होंने कहा जो संपत्ति होगी राज्य में और जो परिवार होगा वह किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी धरोहर नहीं होगी, वह सार्वजनिक होगी। और प्लेटो ने जो साम्यवाद निर्धारित किया वह दोस्तों शासक और सैनिक के ऊपर साम्यवाद निर्धारित किया। प्लेटो ने कहा शासक और सैनिक को अभिभावक या संरक्षक के नाम से संबोधित किया। कई बार पूछा गया है प्लेटो जो शासक और अभिभावक या संरक्षक संबोधित करता है उसमें कौन से तत्व सम्मिलित हैं? शासक हैं, सैनिक हैं। दोस्तों, प्लेटो कहते हैं कि शासक और सैनिक को संपत्ति और परिवार निजी रूप में रखने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इन दोनों तत्वों के लिए प्लेटो कहते हैं यह सार्वजनिक संपत्ति होगी। किसके लिए? शासक और सैनिकों के लिए। जो शासक और सैनिक हैं इनके पास निजी पत्नी नहीं होगी। यह स्त्री के साथ राजगृह में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जब साथ साथ रहते समय संतान होंगी तो उनसे अलग रख दिया जाएगा। इस तरह से शासक जो आने वाले संतान होंगे वह पता नहीं चल पाएगा कि किस व्यक्ति का संतान है। तो इस तरह से प्लेटो कहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार दूर होगा, राज्य में तेरे मेरे की भावना दूर होगी और जो वंश है, जो वंश में सुधार की पूरी संभावना बन जाएगी। तो इस तरह से वो संपत्ति और स्त्रियों और परिवार के साम्यवाद की वकालत करते हैं। किसके लिए दोस्तों? शासक और सैनिक के लिए, उत्पादक के लिए नहीं। ध्यान रखिएगा, उत्पादक को साम्यवाद में शामिल नहीं करते हैं। इस तरह से स्त्री और पुरुष समान रहेंगे। प्लेटो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार है, समानता के पक्षधर थे। स्त्री और पुरुष में शारीरिक बनावट के अंतर की बात करते हैं और किसी प्रकार की अंतर की बात नहीं करते हैं। दोस्तों, प्लेटो कहते हैं एक शक्तिशाली स्त्री एक कमजोर पुरुष के बराबर है और एक कमजोर पुरुष एक शक्तिशाली स्त्री के बराबर है। प्लेटो के इन विचारों की जबरदस्त आलोचना हुई। अरस्तु महोदय कहते हैं कि प्लेटो के आदि पुत्र से अच्छा है निकट का रिश्तेदार होना। आगे अरस्तु, इनके परम शिष्य अरस्तु कहते हैं कि जिस तरह से एक स्वादिष्ट मदिरा में जल की अधिक मात्रा मिला देने पे स्वादिष्ट मदिरा अपना स्वाद खो बैठती है, उसी तरह से पिता पुत्र रूपी यह रिश्ता कलंकित हो जाता है। प्लेटो के इस विचार से पिता पुत्र रूपी यह रिश्ता कलंकित हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से स्टेटमेंट प्लेटो के साम्यवाद पे आलोचना किया अरस्तु ने। तो इस तरह से पूरा हो गया। अब इसके बाद मिटाएंगे दूसरा टाइम। नोट कर लो, टाइम नोट कर लो ना। अरे कोई बात नहीं, कितना हुआ टाइम? दोस्तों, प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों की बात करें तो महान विचारक रूसो ने कहा था कि प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ है।
रूसो ने कहा प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति पर नहीं शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ है, तो वहीं महान विचारक बार्कर ने कहा प्लेटो के बारे में कि शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की औषधि है। दोस्तों प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों को देखें तो प्लेटो ने शिक्षा को दो पार्ट में विभाजित किया था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य था दोस्तों युवावस्था में सैनिक बनाना। और प्लेटो संगीत और व्यायाम को बहुत महत्व देते थे। उनका लक्ष्य था कि संगीत आत्मा का भोजन है और व्यायाम शरीर का भोजन है। प्लेटो कहा करते थे कि जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राज्य के कानून बदल जाते हैं। जब संगीत के स्वर निकलते हैं तो राज्य के कानून बदल जाते हैं। प्लेटो आगे यह भी कहते हैं कि मुझे राज्य के लिए संगीत लिखने दो। इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य का शासक कौन है। दोस्तों प्लेटो ने जहां प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य सैनिक बनाना बताया, वहीं उच्च शिक्षा में प्लेटो ने इसका लक्ष्य शासक बनाना बताया। कहा कि उच्च शिक्षा प्रौढ़ावस्था में दी जाएगी और इसका लक्ष्य होगा शासक का निर्माण करना। दोस्तों प्लेटो के शिक्षा संबंधी ये अधिकार सिर्फ अभिभावक या संरक्षक वर्ग को ही प्राप्त थे। अभिभावक या संरक्षक वर्ग में आप जानते हैं शासक और सैनिक वर्ग आते हैं, उत्पादक वर्ग नहीं आते हैं। हालांकि कुछ चिंतक यह भी मानते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में उत्पादक वर्ग भी सम्मिलित हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई ठोस सबूत हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्लेटो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों प्लेटो के आदर्श राज्य में 5040 नागरिक की बात कही गई है। कितने दोस्तों? 5040 नागरिक की बात की गई है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो शिक्षा का स्वरूप बताया वह कैसा था? वह सरकारी था दोस्तों। अरस्तु ने दोस्तों प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना किया और कहा कि यह अत्यधिक एकीकरण पृथक्करण जैसा है। यह अत्यधिक एकीकरण और पृथक्करण जैसा है। दोस्तों प्लेटो के न्याय पे कल्पना, जड़, आत्मपरक, निष्क्रिय, अनैतिक और व्यवहारिक होने का आरोप लगाया जाता है। कार्ल पॉपर एक ऐसे विचारक हैं, कार्ल पॉपर, जिन्होंने कहा कि प्लेटो विशेषाधिकारों को न्याय कहता है। कार्ल पॉपर कहते हैं कि प्लेटो विशेषाधिकारों को ही न्याय कहता है, जबकि हम विशेषाधिकारों के अभाव को न्याय कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास किया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखें, और अगर आप ज्यादा गहराई से इन प्लेटो महोदय को समझना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है, उसमें हमने PDF नोट्स प्रोवाइड करा दिया है। तो जिस भी सज्जन को TGT, PGT, UGC परीक्षाएं देनी है उसमें PDF नोट्स को देख लें, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।